हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुड रीड ग्रेट नॉलेज चैनल में, जहां मिलती है आपको फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट विजर्ड्स के कुछ ट्रेडर्स की कहानी। हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, ये इसका चौथा पार्ट है और इसमें हम कुछ ट्रेडर्स की कहानी देखेंगे। तो जैक स्वेगर ने मार्केट विजर्ड्स की बुक लिखी और उन्होंने बहुत सारे ट्रेडर का इंटरव्यू लिया, तो उनमें से हमने काफ़ी के ट्रेडिंग स्टाइल देख लिया है। तो आइए चलते हैं अपने पहले ट्रेडर पे। हमारे पहले ट्रेडर हैं जेम्स बी रॉजर्स। जेम्स बी रॉजर ने 1968 में सिर्फ $600 से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और 1973 में उन्होंने अपने पार्टनर जॉर्ज सोरो के साथ क्वांटम फंड खोला। उनसे जब भी इन्वेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है तो उनके जवाब एक अलग ही क्लियरिटी होती है। वो बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं। वो कभी भी गोल गोल घुमा के आंसर नहीं देते, वो हमेशा कॉमन सेंस की बातें करते हैं। कभी कभी वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे, पर फिर भी हम उन्हें इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर ही कहते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर मार्केट की मूवमेंट का फायदा उठाता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो दोनों ही केस में, दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करता है कि वो बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करे जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक्स को बाय करता है और उन्हें होल्ड रखता है। जेम्स अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं क्योंकि 1982 में उन्होंने जर्मन स्टॉक्स खरीदे और उन्हें 3 साल के लिए होल्ड रखा और 1986 में उन्हें बेच दिया। आप ये वीडियो देखिए और आप ही कमेंट कीजिए कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। जेम्स कहते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्टिंग सीखनी है तो उसे खाली बैठना सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा तभी बनता है जब आप कुछ नहीं करते। बहुत सारे नए ट्रेडर हैं जो खाली नहीं बैठ सकते। उन्हें चाहिए कि वो अपने पैसे से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। वो किसी दिन अपना पैसा डबल करते हैं और सोचते हैं कि वो स्मार्ट हैं और अगले दिन उसे गवा देते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कन्विक्शन के साथ खाली बैठना चाहिए। जब तक मार्केट कोई सिग्नल ना दे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जेम्स कहते हैं कि मैं तब तक कोई ट्रेड नहीं लेता जब तक मार्केट में पैसा ना दिख रहा हो। ये वही समय होता है जब सारे फैक्टर आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब लोग पैसा गवा देते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे इन्हें वापस लेना है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पैसे वापस आ जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत सोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आपको पैसे वापस लाना है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उस समय का इंतजार करना चाहिए, उस परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करना चाहिए जब मार्केट खुद आपके सामने कोई ऐसा पैटर्न लाए जिससे आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि मैं वैल्यू को बाय करता हूं और हिस्टीरिया को बेचता हूं। हिस्टीरिया कुछ इस तरह होता है, जब मार्केट बहुत लो पर चली जाती है तो कुछ लोग उसे बाय करते हैं क्योंकि वो अंडरवैल्यूड होती है। फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, चार्ट्स अच्छे दिखते हैं और लोग जाके उसको बाय करते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सब लोग उसे बाय कर रहे होते हैं, चाहे उसकी ओवर वैल्यू प्राइस हो या फिर अंडर वैल्यू हो। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो कौन सा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, क्या टेक्निकल शो कर रहा है या फिर उसके फंडामेंटल क्या है। बट सब लोग बाय कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसी धुन में वो भी लोग भी बाय करते हैं। तो बिना सोचे समझे लोग खरीदने लगते हैं। उसी स्टेज को हम हिस्टीरिया कहते हैं। ऐसा आपने फील किया होगा जब 2020 मार्च के बाद की सिचुएशन, जब मार्केट 6000 से 12000 तक चली गई थी और फिर धीरे धीरे वो 18000 तक चली गई। हिस्टीरिया दोनों साइड हो सकता है, बुल साइड भी और बियर साइड भी। इसलिए जरूरी ये है कि आप वो देखें जो बाकी लोग नहीं देख रहे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। एक बार जेम्स ने सोयाबीन को $9.6 में बेचा था, जबकि वो लगातार बढ़ रहा था। उनके ट्रेडर दोस्तों ने सोयाबीन को खरीदा था, पर जेम्स कहते हैं कि मैं हिस्टीरिया को बेचता हूँ। वो तब बेचते हैं जब मार्केट गैप्स में मूव करने लगे। उनकी टाइमिंग सही नहीं होती, पर उनके ट्रेड सही होते हैं। एक बार 1980 में उन्होंने गोल्ड को $675 में शॉर्ट किया, जबकि गोल्ड बहुत बुलिश लग रहा था। उन्होंने गोल्ड का टॉप बनने से 4 दिन पहले उसे शॉर्ट किया और इसके बाद गोल्ड $200 ऊपर गया, लेकिन उन्हें अपने ट्रेड में कन्विक्शन थी, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट कमाया। जब मार्केट में हिस्टीरिया होता है तो ट्रेड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। जेम्स को जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो या तो स्टॉक्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन वो कभी भी ऑप्शन को बाय नहीं करते, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% ऑप्शंस जो हैं वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। इसलिए हमेशा ऑप्शन सेलर ही ज्यादा पैसा कमाता है, मतलब उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर जेम्स मार्केट को लेकर बियरिश हैं तो वो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं, अगर वो बुलिश हैं तो पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं। अगर आप भी ऑफिस जाने के साथ साथ एक साइड इनकम के तौर पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी बहुत ही मिनिमल सी फीस है
और मैं उसे फ्री भी कर सकता था, लेकिन फ्री जब लोग आदमी कुछ सीखता है तो उसको याद नहीं रहता, इसलिए उसकी मिनिमल सी फीस रखी गई है। आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। और बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंस्टाग्राम में आप स्टोरीज देखने के लिए या फिर प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम के ट्रेडिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जेम्स अपनी पोजीशन तब क्लोज करते हैं जब मार्केट से हिस्ट्रिया खत्म होने वाला होता है। उनकी ज़्यादातर दोनों साइड की पोजीशन होती हैं, लॉन्ग्स भी और शॉर्ट भी। वो हमेशा अपनी पोजीशन को परफेक्टली हैज करके चलते हैं। जो लोग पैसा गंवाते हैं वो हमेशा मार्केट को ब्लेम करते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ थी, शॉर्ट सेलर के कारण क्रैश हो गया। एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये कारण मुझे क्यों नहीं पता थे। मार्केट में कारण हमेशा होते हैं, हम बस उन्हें इग्नोर करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यही एक कारण है कि हम लॉस उठाते हैं। जेम्स स्टॉक मार्केट में तब आए जब 1964 में वे अपना स्कूल खत्म किया और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें एक आदमी ने वॉल स्ट्रीट में जॉब दिलाई। तब उन्हें कुछ नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्या अंतर है। इस समर जॉब के बाद ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया, जहां बाकी अमेरिकन को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। जेम्स फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते थे। कॉलेज के दौरान वो अपने स्कॉलरशिप के पैसों को इन्वेस्ट करते थे और उन्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिल रहा था। 1964-65 के दौरान बुल मार्केट चल रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ पैसा भी कमाया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि तब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था। कुछ सालों बाद जिस दिन उनका आर्मी का आखिरी दिन था, वो सीधा गए और वॉल स्ट्रीट में जाके उन्होंने जॉब ढूंढने लगे और फिर वो एक जूनियर एनालिस्ट की जॉब करने लगे। उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने सब इन्वेस्ट कर दिया। जब उनकी बीवी कहती थी कि हमें टीवी चाहिए, और वो क्या करते थे, टीवी के पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे और बोलते थे कि हम 10 टीवी ले लेंगे। इस तरह उन्होंने सोफे के लिए जो पैसे बचे थे उसे भी इन्वेस्ट कर दिया। जूनियर एनालिस्ट के तौर पे वो मशीन टूल्स और एडवर्टाइजिंग के स्टॉक्स को स्टडी करते थे। 1968 में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तब मार्केट का टॉप बन रहा था, इसलिए उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। फिर भी 1970 के एंड तक आते आते उनके पास कुछ पैसा बच गया। उन्हें लगा बियर मार्केट स्टार्ट होगी, तो उन्होंने पुट ऑप्शन को बाय किया और मई तक अपना पैसा ट्रिपल कर लिया। उसके बाद उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट करना स्टार्ट किया और सितंबर तक आते आते वापस से अपना पैसा गंवा दिया। वो कहते हैं कि मेरे इन्वेस्टिंग के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसमें बहुत कुछ सीखा। वो एक जीनियस से बेवकूफ बन गए। उसके बाद उनके पास जो भी बचा था घर के बजट से उन्होंने सब मार्केट में लगा दिया। उन्होंने करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब उन्हें लगा कि डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है, उसके बाद वो कमोडिटीज में आए और फिर धीरे धीरे वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी ट्रेड करने लगे। जेम्स रॉजर के ट्रेडिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है बाय वैल्यू। अगर आप वैल्यू को बाय करेंगे तो आपकी टाइमिंग अगर गलत भी हो तब भी आप पैसा कमा लेंगे। दूसरा है वेट फॉर अ कैटलिस्ट। लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट का बॉटम बन रहा है तो उसमें पैसा लगा देना चाहिए, पर जेम्स कहते हैं कि मार्केट का बॉटम में काफी समय तक रह सकती है। मार्केट कभी कभी डेड हो जाती है, तो इसके कारण किसी भी रेंज में मार्केट काफी सालों तक रह सकती है। इसलिए आपको तभी मार्केट में पैसा लगाना चाहिए जब उसमें कोई कैटलिस्ट हो, जैसे कोई बड़ी न्यूज हो या फिर कोई अपडेट आने वाला हो या फिर कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आने वाला हो, तब जाके आप उसे बॉटम में खरीद सकते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल सेल हिस्टीरिया। आपको वेट करना है हिस्टीरिया का और ये चेक करना है कि क्या मार्केट गलत हो सकती है, क्या ये फंडामेंटली सपोर्टेड है या नहीं है। अगर मार्केट का मूव फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है तो ये हिस्टीरिया के चांसेस हैं और तब आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चौथा प्रिंसिपल है बी वेरी सेलेक्टिव। आपको हमेशा सही ट्रेड का इंतजार करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है नेवर फॉलो कन्वेंशनल विजडम। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो आप कभी भी उस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे जो पहले ही ट्रिपल हो चुका है। लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि यार ये स्टॉक जो है 10 रुपए का था, अब वो 30 का हो गया है, तो हो सकता है वो 30 से 300 चले जाए और वो उसे बाय कर देते हैं और फिर उसका उनका धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। 1970 में उन्होंने जॉर्ज सोलो से मिले और 1973 में उन्होंने मिलकर क्वांटम फंड की शुरुआत की। क्वांटम फंड में 2 अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करती थी, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज। जॉर्ज सोरो उस फर्म के ट्रेडर थे और जेम्स एनालिस्ट थे। उन्होंने 3 लोगों से फंड स्टार्ट किया और 1979 तक उस फर्म में 15 लोग हो गए। बढ़ते एम्प्लॉय के साथ उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी कि जैसे एम्प्लॉयज को रेस चाहिए था या फिर वेकेशन चाहिए था। जेम्स को ये सब पसंद नहीं था, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते थे और 1980 में उन्होंने क्वांटम फंड छोड़ दिया और रिटायर हो गए और फिर वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए। इसके साथ ही वो कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के कोर्स भी पढ़ाते हैं। अगर आपको जॉर्ज सोरो की कहानी सुननी है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने $1 बिलियन किस बेसिस पे शॉर्ट किया, आखिर वो क्या था जो सबसे बड़ा ट्रेड माना जाता आज तक का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको आने वाले वीडियोस जरूर बनाऊंगा।
और अब चलते हैं अपने अगले ट्रेडर पे, जिनका नाम है मार्क विंस्टन। मार्क विंस्टन एक फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे। उन्होंने जब पहली बार ट्रेड किया तो उन्होंने बड़ी आसानी से अपना सारा पैसा गवा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सबक लिया कि मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा। तब जाके उन्होंने स्टॉक मार्केट को पढ़ा, पैटर्न्स को सीखा और ये सीखा कि ट्रेडिंग के लिए क्या जरूरी है। अपने इतना लॉस करने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग में महारत हासिल की। 1972 में वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे। उनका एक स्कूल दोस्त था जो कि कमोडिटी ब्रोकर था। उनके पिता जुआ खेलते थे और वो परसेंटेज कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट थे। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग मेरे खून में है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने एक कमोडिटी अकाउंट खुलवाया था जिसमें $8,400 थे। उन्होंने एक एनालिस्ट के कहने पर कॉर्न के कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए और 3 दिन बाद उनका अकाउंट $8,004 से $7,800 का हो गया। ये उनका पहला ट्रेड था। अपने पहले ट्रेड में पैसा गंवाने के बाद मार्क को ये समझ आया कि बिना सूखे तो कुछ नहीं होगा। उन्हें पता था कि एक अच्छा ट्रेडर बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाना चाहते थे। वो कुछ थ्रिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेहनत की, इसलिए उन्होंने वो रिस्क लिया। उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और $24,000 जमा किए, जिसमें से $4,000 उन्होंने घर खर्चे के लिए निकाले और $20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। मार्क कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए काफी मेहनत की, काफी पढ़ाई की। मैंने गोल्ड मार्केट को सीखा, चार्ट रीड करना सीखा और उन्होंने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन के बारे में भी सीखा। ओवरबॉट तब होता है जब मार्केट या स्टॉक को काफी लोगों ने खरीद लिया हो और उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट उस जोन के बाद नीचे को जरूर रिटेस्ट करे या फिर थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाए। उसको हम ओवरबॉट कहते हैं। और इसी तरह ओवरसोल्ड होता है जब मार्केट में लोग आते हैं और लोग जो हैं उस स्टॉक को काफी बेच दिया होता है और वो काफी अपने बॉटम पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद बहुत चांसेस होते हैं कि वो उसके बाद बाउंस बैक जरूर करेगा। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को आप RSI, स्टॉकेस्टिक जैसे इंडिकेटर की मदद से देख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। मार्क विंस्टन दिन भर ट्रेडिंग करते थे। उनके स्टूडियो अपार्टमेंट में उन्होंने दीवार पर चार्ट्स लगा रखे थे और उनके दोस्त उन्हें पागल समझते थे। धीरे धीरे उनके दोस्त कम होने लगे। उन्हें सपने में भी चार्ट्स आते थे और उनका सपना था कि मैं $1 मिलियन कमाने का। और कुछ सालों के बाद उन्होंने $1 मिलियन कमा भी लिया। उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने सपनों का महल खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब अगला ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा तब जाके मैं उससे महल खरीदूंगा। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्होंने सोयाबीन के एक बड़ी सी पोजीशन बनाई और उसमें एक बार उन्हें 25% का प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हुई। उन्होंने सोचा कि जब मार्केट मुझे 350,000 के करीब पैसा देगी तब जाके मैं एग्जिट करूंगा, और इसी कारण से उन्हें भारी नुकसान हुआ। एक ट्रेडर को कभी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट का टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी की मर्जी से तो चलती नहीं है कि आप जो कहेंगे कि मुझे 10% मिल जाए या 9% मिल जाए, ये आपका अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा जो मार्केट दे रही है उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत डायनेमिक होती हैं और कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने ट्रेड को एडजस्ट करते रहना चाहिए। मार्क रोज अपने अकाउंट में 10% पैसा गवा रहे थे, क्योंकि सोयाबीन में लोअर सर्किट लग रहे थे और उन्हें बहुत शर्म आ रही थी और वो दुखी भी थे। उसके बाद वो हिम्मत हार गए और उदास रहने लगे। उन्होंने कुछ महीनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ दिनों तक लॉस होने लगे या फिर आपको कुछ दिनों तक ट्रेडिंग नहीं समझ में आए तो आपको कुछ समय ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए और शांत होना चाहिए। मार्क ने कुछ महीनों बाद एक दोस्त के कहने पर टेलीडेन के कॉल ऑप्शन खरीदे। उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दोस्त की सीख और अपने टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन किया, तब जाके उन्हें सफलता मिली। एक ट्रेडर को हमेशा नई चीज ट्राई करनी चाहिए और नए सेगमेंट्स को ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे कुछ ट्रेडर को कमोडिटी मार्केट समझ में आती है, किसी को करेंसी मार्केट। इसी तरह हर ट्रेडर किसी न किसी सेगमेंट में एक्सपर्ट हो सकता है और ये बस आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेगमेंट कौन से टाइम फ्रेम में समझ में आता है। मार्क ने ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि CBOE, जिसे शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज कहते हैं, के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस कॉन्टेस्ट में 47 ट्रेडर थे। हर ट्रेडर को $5,000 जमा किए थे और कॉन्टेस्ट जीतने वाले को सारे पैसे मिलते हैं। ये 3 महीने का कॉन्टेस्ट था और इसमें सब ट्रेडर को $1 लाख का अकाउंट खोलना था। मार्क ने अपने $1 लाख को $9 लाख में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने प्रॉफिट से लेवरेज लिया और ज्यादा प्रॉफिट कमाया। मार्क किसी भी टाइम एक से ज्यादा सेगमेंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन में या फिर कमोडिटी में। ज्यादातर टाइम वो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अपने 50% सही और या फिर 70% एक्यूरेसी लेके खुश होते हैं कि मेरी एक्यूरेसी बहुत 75% है या 55 है, 65 है, और वो बहुत खुश होते हैं।
लेकिन मार्क ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 1980 के बाद जो भी इतने ट्रेड लिए उनकी एक्यूरेसी 99% था। आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी एक्यूरेसी थी 99%, यानी कि अगर उन्होंने 10 ट्रेड लिए तो लगभग सभी सही गए, यानी कि 9 मान लेते हैं, 9 जो उनके सही गए। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि किसी ट्रेडर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। जैक स्वेगर को भी इसका यकीन नहीं हुआ। तब जाके उन्होंने ले स्टीवेंस से पूछा, जिन्होंने मार्क विंसन की ट्रेडिंग को बहुत करीब से देखा था। विंसन की ट्रेडिंग बुक को पब्लिकली नहीं दिखा सकते थे, पर उन्होंने कॉन्टेस्ट के ट्रेड्स दिखाए जिस पर उन्होंने $1 लाख को 9x किया था, यानी कि 9 गुना किया था। उन ट्रेड्स में उनकी एक्यूरेसी 100% थी। ले ने बताया कि उनके एक हाई परसेंटेज ट्रेडर बनने का कारण उनका मेथड है। मार्क विंसन एक हाई परसेंटेज ट्रेडर हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। वो हमेशा मार्केट साइकिल को स्टडी करते हैं, उसके साथ वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एलियट वेव्स को भी यूज करते हैं। पर उनके परफेक्ट ट्रेड का जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो मार्केट में तभी ट्रेड करते हैं जब लगभग उनके सारे फैक्टर, सारे ट्रेडिंग जो मेथड है, सारे टेक्निकल्स हैं, वो उस ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हो। इस बात का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आपने मूविंग एवरेज, फिबोनाची, वॉल्यूम और RSI का यूज किया है, तो आप ट्रेड तब लेंगे जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया होगा, स्टॉक जो है वो किसी सपोर्ट या बाउंस पर होगा, यानी कि स्पोर्ट सपोर्ट लेके बाउंस करने की फिराक में होगा, और RSI भी ओवरबॉट में होगा। तब उसके बाद अगर जो वॉल्यूम आएगा, यानी कि जो मूव आएगा वो वॉल्यूम सपोर्टेड होगा, तब जाके आपका परफेक्ट ट्रेड बनेगा। मार्क विंसन कहते हैं कि मैं मार्केट से हमेशा डरता हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हूँ। आप जितने भी बड़े ट्रेडर देखेंगे वो सब मार्केट से डरते हैं। जिस तरह चीता भले ही दुनिया का सबसे तेज जानवर है और वो खुले मैदान में किसी भी जानवर को पकड़ सकता है और उसका शिकार कर सकता है, लेकिन वो हमेशा सही समय का इंतजार करता है। वो झाड़ियों में छिपा रहता है और जब उसका शिकार उसके सामने होता है और उसको लगता है कि यही सही टाइम है, तभी वो हमला करता है। उसी तरह एक अच्छा ट्रेडर भी मार्केट कंडीशन का इंतजार करता है और तभी ट्रेड लेता है जब सारे फैक्टर उनकी फेवरेबल कंडीशन में हो। मार्क खाली समय में अक्सर एक गौरैया को खाने देते थे। वो गौरैया को ब्रेड खाने को देते थे। गौरैया कभी भी एक साथ सारा ब्रेड लेके नहीं जाती थी, वो थोड़ा थोड़ा करके लेके जाती थी। उस चिड़िया से मार्क ने अपना ट्रेडिंग स्टाइल सीखा। वो उसी की तरह वो डे ट्रेड करते थे। जब मार्केट में मोमेंटम दिखता था तो वो ट्रेड लेते। चलिए अब उनके ट्रेड पिक करने के मेथड को भी जान लेते हैं। ट्रेड पिक करने के लिए वो यूज करते हैं चार्ट्स को, गैन एनालिसिस को, मूविंग एवरेज को, मार्केट सेंटीमेंट को, फिबोनाची नंबर को और ऑसिलेटर को। मार्क को सबसे अच्छे ट्रेड तब मिलते हैं जब मार्केट मोमेंटम लॉस कर रहा होता है, यानी कि रिवर्सल वाले ट्रेड। तब वो अपने अपोजिट साइड की पोजीशन लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रही हो, धीरे धीरे मोमेंटम खत्म हो रहा है, तब जाके एक बुलपिन या डोजी बनता है, तब जाके सेल साइड का ट्रेड बनता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ ट्रेडिंग सिस्टम देखना है तो आपने हाउ टू ट्रेड फॉर अ लिविंग वाली बुक में, या फिर मेरे और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया है, उसमें ये रिवर्सल पैटर्न या फिर डोजी का जरूर जिक्र किया गया है। मार्केट ट्रेडिंग रूल्स को एक ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल है अपना होमवर्क करके आए। अगर आप मार्केट में मान लेते हैं ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स पता होना चाहिए कि किस में ट्रेड कर रहे हैं और क्या आपने फंडामेंटल देख लिए हैं। दूसरा रूल है हमेशा हम्बल बने रहें, क्योंकि एरोगेंस आपको लॉस कराएगी। कभी भी अपने लॉसेस से प्यार ना करे, यानी कि कभी भी ऐसा ना करे कि यार लॉस मेरे को हो ही नहीं सकता, ये मान के ना चले। आपको हमेशा मान के चलना है कि लॉस हो सकता है, इसलिए अपने लॉसेस को जल्दी बुक करें। तीसरा है अपने लिमिटेशन को पहचानें। अच्छे से अच्छे ट्रेडर कोई भी लिमिटेशन होती हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जान सकें कि आपकी लिमिटेशन क्या है। चौथा है दूसरों के ट्रेड को कॉपी ना करें। भीड़ से अलग सोचें, क्योंकि भीड़ से अगर आप अलग सोचेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि भीड़ का हमेशा लॉस होता है। पांचवा, फ्लेक्सिबल रहें और नए सिस्टम को ट्राई करते रहें। एक आखिरी एडवाइस जो नए ट्रेडर को देते हैं मार्क, पैसा लॉस करना सीखें, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप लॉस करना सीखेंगे तो जब आपका लॉस होगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और बड़ा लॉस नहीं करेंगे। एक बुक है जिसका नाम रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर है, उसमें अपने लॉसेस को लिमिट करने के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस बुक की समरी जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थी मार्केट विजर्ड की बुक समरी।